डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मजमिश। दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट। भारत में भी शेयर बाजार हुए धराशायी, 20 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। Hugely, it opened up about 3,000 points down, the Bombay Stock Exchange, which is about 5-6% down. जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून के विरोध में हंगामा। स्पीकर ने चर्चा की मांग खारिज की। हम चाहेंगे सेक्युलरिज्म में पे हमला, जो आप देख रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट, हमारे धार्मिक मसले मामलात पे हमला, तो इससे क्या मातम हो सकता है। राहुल गांधी पहुंचे बिहार। पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा में हुए शामिल। बीजेपी ने कहा कोई फायदा नहीं। उनके पिताजी 85 में कह के गए थे कि पेट्रोकेमिकल्स बनाएंगे, 2 बार एमपी बने, कभी नहीं बनाए। होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। समाजवादी पार्टी ने कहा, नाकामी छिपाने के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है भाजपा। अखिलेश बोले, हमारे सांसद रामजी लाल सुमन के साथ कोई घटना हुई तो उसके जिम्मेदार सीएम योगी होंगे। टैरिफ के मुद्दे पर 50 देशों ने अमेरिका से की बात। ट्रंप ने बताया, ये देश अमेरिका से डील के लिए हैं बेचैन। मार्केट क्रैश को लेकर ट्रंप ने कहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। ट्रंप के टैरिफ से नाराज हुआ ब्रिटेन। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने कहा, अब ग्लोबलाइजेशन का दौर हुआ खत्म, अब इसका कोई फायदा नहीं। राष्ट्र के नाम संदेश में कर सकते हैं बड़ा ऐलान। और सऊदी अरब ने हज से पहले लगाई बड़ी पाबंदी। भारत सहित 14 देशों का वीजा रोका। नियम तोड़ने पर 5 साल के लिए होगी एंट्री बैन। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। अमेरिका की ओर से टैरिफ की घोषणा और फिर कई देशों की जवाबी कार्रवाई के बाद सोमवार को दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई। भारत समेत तमाम एशियाई बाजारों में भारी बिकवाली हुई। भारत में शेयर बाजार खुलते ही औंधे मुंह गिर पड़े और मार्केट बंद होने तक गिरावट ही जारी रही। सेंसेक्स 3000 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे तक गिर गया। पूरी जानकारी के साथ हैं अंशिता। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने की घोषणा का असर भारत के शेयर बाजार में भी देखने को मिला। सोमवार सुबह निफ्टी में 4% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। वहीं सेंसेक्स में 2300 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दिखी। एशिया के बाकी देशों में भी शेयर बाजार का हाल कुछ ऐसा ही रहा। हांगकांग के हैंसेंग इंडेक्स में सोमवार को 13.22% की गिरावट आई है और ये पिछले 28 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ताइवान के शेयर बाजार के सूचकांक में भी रिकॉर्ड 9.7% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सोमवार को यूरोप में ब्रिटेन का सूचकांक FTSE 100 करीब 6% की गिरावट के साथ खुला और जर्मनी का इंडेक्स भी कारोबार की शुरुआत में ही करीब 10% तक टूट गया। इस बीच पिछले हफ्ते कई देशों के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा के बाद आज पहली बार यूरोपियन यूनियन के वाणिज्य मंत्री लग्जमबर्ग में मुलाकात कर रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ घोषणा के बाद दुनिया भर के बाजारों और अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल देखने को मिल रही है। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट नीरव बखारिया कहते हैं कि गिरावट का ये दौर अभी जारी रह सकता है। देखिए, मार्केट में अभी काफी ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है, जो कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक टैरिफ लगा दी है, जो कस्टम्स ड्यूटी अपने हिसाब से कहे तो पूरे वर्ल्ड ओवर में लगा दी है और बाकी कंट्रीज भी रिटेलिएट कर रहे हैं, कुछ कंट्रीज नेगोशिएट कर रहे हैं। इंडिया में भी बातें आ रही कि भाई नेगोशिएट करेंगे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। तो अगले 2-3 दिन में मालूम पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है एकदम ही कन्फ्यूजन है और डर का माहौल पैदा हो गया कि जो भी कंट्रीज यूएस में एक्सपोर्ट करती है उनके ऊपर में अच्छी खासी ड्यूटीज लग जाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने में माहिर हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण कहते हैं, The Indian stock market has crashed hugely. 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित कई देशों से अमेरिका आने वाले सामान पर आयात शुल्क की घोषणा की थी। इसके बाद सोमवार को भारत सहित एशिया के तमाम शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई। हालांकि ये गिरावट पिछले काफी समय से जारी है और इसके पीछे ट्रंप की टैरिफ घोषणाओं और उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को माना जा रहा है।
डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। शेयर मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट के बाद सोमवार को भारत में ब्लड बाथ मंडे और ब्लैक मंडे कहा जा रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई में करीब 20 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने की आशंका है। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाएं जा रही हैं तो दूसरी ओर सड़कों पर भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों ने इस पर चर्चा की मांग की और स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। मंजूरी न मिलने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पूरी जानकारी के साथ हैं आंचल। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव को स्पीकर ने जब रिजेक्ट कर दिया तो सदन में जमकर शोर शराबा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ संशोधन कानून पर चर्चा की मांग कर रही है और पार्टी नेता तनवीर सादिक ने इस कानून के खिलाफ चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था, लेकिन स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि ये मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। इस विषय पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और कुछ निर्दलीय विधायकों समेत कुल 9 सदस्यों ने स्पीकर को नोटिस दिया था। शोर शराबे के चलते स्पीकर को सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक नजीर अहमद गुरेजी ने वक्फ कानून के विरोध की वजह बताई। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मजहब सबसे ऊपर होता है। उसके लिए प्राइवेट है मजहब, लेकिन उसके लिए सबसे अहम है। तो ये हमारे मजहब में जो गवर्नमेंट ने मुदाखलत किया है, जिन लोगों के लिए ये कानून बनाया गया है वही लोग कहते हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए। तो हमें नहीं लगता है कि ये कानून मुसलमानों के हित में बनाया गया। ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि वोट बटोरे जाए, ताकि दो धर्मों को आपस में लड़ाया जाए। विधानसभा में शोर शराबे के दौरान कांग्रेस के एक सदस्य ने अपनी काले रंग की कोट फाड़ दी और उसे लहराने लगे। कांग्रेस विधायक इरफान हफीज लोन ने कहा कि हम ये बताना चाहते हैं कि ये कानून असंवैधानिक है। देखिए, जब आपके किसी अपने पर्सनल मजहबी मामले में कोई हस्तक्षेप करता है, हम पुरअमन विरोध करेंगे, जो भी संभव होगा वो करेंगे। और हम देशवासियों को बताना चाहते हैं कि ये कबूल नहीं है, ये सही नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके सहयोगी दल विरोध में स्पीकर के आसन के पास आ गए, जबकि बीजेपी सदस्य भी वेल में आकर वक्फ के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। दोनों पक्षों में हाथापाई तक की नौबत आ गई। बीजेपी विधायक शगुन परिहार का कहना था, इनके अपने घर चलने बंद हो गए वक्फ के नाम पे। इन्होंने जो है गरीब मुसलमान, अहमदिया मुसलमान, विधवा मुसलमान बहनें हमारी जो बेसहारा थे, जो बच्चों के माँ बाप नहीं थे, उनके लिए जो वक्फ का पैसा आता था वो इन्होंने अमीर लोगों ने अपने घरों में लगाया। वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होने और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन चुका है, लेकिन कानून का विरोध जारी है। एक तरफ जहां इसके खिलाफ मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस, AIMIM, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही हैं। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। अब खबर बिहार से। बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव हैं और राजनीतिक गहमागहमी वहां बढ़ती जा रही है। सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड पार्टी जहां विभाजन की विभीषिका से जूझ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी राज्य में पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा निकाल रही है। सोमवार को इस यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। एक रिपोर्ट के साथ हैं आराधना। कांग्रेस पार्टी की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब कुछ ही महीनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। यात्रा कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के नेतृत्व में निकल रही है और सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी बिहार के बेगूसराय जिले में इस यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राज्य में बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और पलायन के खिलाफ हमारी ये लड़ाई युवाओं को न्याय दिलाने तक जारी रहेगी। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का कहना था, देखिए, उनका एक तरह से चुनावी दौरा था
बेगूसराय में जो हमारे नौजवान और छात्र यात्रा निकाला है उन्होंने, उस यात्रा में शामिल हुए वो, और फिर यहाँ भी उन्होंने कांग्रेस दलों को संबोधित किया और उनका आह्वान किया कि आप लोग सब लोग गांव की ओर जाइए, संगठन को मजबूत कीजिए, कांग्रेस की विचारधारा, उसकी नीति को लोगों तक, घर घर तक पहुंचाइए और आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उसमें हम लोगों को हर कीमत पर चुनाव जीतने की कोशिश करनी चाहिए। बिहार में फिलहाल नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू और बीजेपी की सरकार है। राहुल गांधी ने बाद में पटना में संविधान सम्मेलन को भी संबोधित किया। अंबेडकर जी ने दलितों की लड़ाई लड़ी, दलितों के लिए लड़ाई लड़े। सिखाया किसने? सिखाया देश के दलितों ने। जो देश के दलितों के अंदर दर्द था, उस दर्द को अंबेडकर जी समझे, उस दुख को अंबेडकर जी समझे, उस सच्चाई को अंबेडकर जी समझे और उस सच्चाई के लिए अंबेडकर जी लड़े। इसीलिए महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइज नहीं थी, जो शायद मोदी जी लिख पाएंगे। तो सच्चाई की ही लड़ाई चल रही है। वहीं राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर बीजेपी नेताओं का कहना है कि उनके आने से बिहार में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय से ही सांसद हैं, जहां राहुल गांधी पलायन रोको रोजगार दो यात्रा में शामिल हुए। गिरिराज सिंह कहते हैं, कभी यूपी से केरल, केरल से यूपी, बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में वो आवे, घूमे, भरम फैलावे। नीतीश कुमार और मोदी की सरकार है। बेगूसराय में कल भी मैं कहा, आज भी कह रहा हूँ, उनके पिताजी 85 में कह के गए थे कि पेट्रोकेमिकल्स बनाएंगे। 2 बार एमपी बने, कभी नहीं बनाए। लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दल आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि राहुल और तेजस्वी की जोड़ी से एनडीए गठबंधन में खलबली मची है। विरोधियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से पूरा एनडीए का कुनबा घबराया हुआ है। और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बैसाखी पर है। नैतिक बल नहीं है बीजेपी को किसी पार्टी के बारे में कि दूसरे के बैसाखी पर है। बीजेपी जो खुद ही एक अचेता अवस्था में पड़े मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर वर्षों से है। राहुल गांधी की इस साल की ये तीसरी बिहार यात्रा है। ये यात्रा बिहार में चुनाव से ठीक पहले तो हो ही रही है। ये इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि बिहार में मौजूदा एनडीए सरकार से युवाओं की नाराजगी चरम पर है, खासकर बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं में धांधली और उस पर सरकार की बेरुखी के बाद। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान और भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में अपने संन्यास को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। एक पॉडकास्ट में धोनी ने स्पष्ट किया कि वो अभी आईपीएल से संन्यास नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं, अभी नहीं, मैं अभी भी आईपीएल में खेल रहा हूँ। धोनी ने अपनी फिटनेस और भविष्य के बारे में बात करते हुए कहा कि वे खुद को 1 साल का समय दे रहे हैं। 43 साल के धोनी आईपीएल 2025 के खत्म होने तक 44 साल के हो जाएंगे और इसके बाद उनके पास 10 महीने होंगे ये तय करने के लिए कि वो आगे खेल सकते हैं या नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये फैसला उनका शरीर करेगा, ना कि वो खुद। शनिवार 5 अप्रैल को धोनी के संन्यास की अटकलें तब तेज हो गई जब उनके माता पिता पान सिंह और देवकी देवी 20 साल में पहली बार उनका मैच देखने चेपक स्टेडियम पहुंचे। आमतौर पर धोनी की पत्नी साक्षी और बेटी जीवा ही स्टेडियम में नजर आते हैं, लेकिन इस बार उनके माता पिता की मौजूदगी ने फैंस और विशेषज्ञों के बीच चर्चा छेड़ दी। कई लोगों ने इसे धोनी के संभावित आखिरी मैच से जोड़ा। हालांकि दिल्ली के खिलाफ मैच के बाद सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें धोनी के संन्यास की कोई जानकारी नहीं है। धोनी की फिटनेस को लेकर भी फ्लेमिंग ने अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि धोनी के घुटने अब पहले जैसे नहीं रहे, जिसके चलते वो लंबे समय तक बल्लेबाजी के लिए मैदान पर नहीं टिक पाते। इसलिए उनकी बैटिंग पोजीशन मुकाबले की जरूरत के हिसाब से तय की जाती है। फिर भी धोनी का आईपीएल करियर शानदार रहा है। वे 267 मैचों के साथ आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं और सीएसके को 5 बार चैंपियन बना चुके हैं। धोनी ने 39.13 की औसत से 5289 रन बनाए, जिसमें 24 अर्धशतक शामिल हैं। विकेट कीपिंग में भी धोनी का रिकॉर्ड बेहतरीन है, जिसमें 44 स्टंपिंग और 152 कैच शामिल हैं।
कप्तानी में धोनी का जलवा बरकरार है। वे आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं और 226 मैचों में कप्तानी कर चुके हैं। उनकी कप्तानी में सीएसके ने 2023 में आखिरी बार खिताब जीता था। धोनी ने अपनी कप्तानी में टीम को 133 बार जीत दिलाई है। उनके इस बयान और कोच के भरोसे से साफ है कि धोनी अभी आईपीएल से अलविदा कहने के मूड में नहीं है। फैंस को उम्मीद है कि वो कम से कम एक और सीजन अपने चहेते थाला को मैदान पर देख सकेंगे। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। और अब आज की खास रिपोर्ट। सितार सम्राट पंडित रविशंकर ने जिस तरह पूरी दुनिया में भारतीय शास्त्रीय संगीत और खासकर सितार को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया, वो एक मिसाल है। भारत रत्न पंडित रविशंकर को उनके जन्मदिन पर याद कर रहे हैं अतुल सिन्हा। वो 4 नवंबर 2012 का दिन था। पंडित रविशंकर बहुत बीमार थे। नाक में ऑक्सीजन की पाइप लगी थी। खाना पीना भी इसी पाइप से लेते थे। बावजूद इसके अपनी बेटी अनुष्का शंकर को कैलिफोर्निया के मंच पर बजाते हुए देखकर खुद को रोक नहीं पाए। स्टेज पर उनका यही आखिरी परफॉर्मेंस था। 92 साल के हो चुके थे, लेकिन सितार पर उनकी उंगलियां उसी रफ्तार से थिरकती थीं। इसके ठीक 37 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 2012 को सितार सम्राट पंडित रविशंकर ने सबको अलविदा कह दिया। उनका जन्म 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में हुआ था। पिता श्याम शंकर चौधरी एक वकील थे और पंडित जी अपने 7 भाइयों में सबसे छोटे थे। बड़े भाई उदय शंकर नृत्य की दुनिया में नाम कर रहे थे और रविशंकर उनके ट्रुप के साथ बचपन से ही पूरी दुनिया घूमकर संगीत और नृत्य की बारीकियां सीख रहे थे। 10 साल के थे तभी पहली बार पेरिस गए। पंडित जी को याद करते हुए उनसे विस्तार से हुई वह बातचीत कभी भूल नहीं सकता जो हमने उनके निधन से ठीक 10 साल पहले 2002 के दिसंबर में की थी। पंडित जी अपने बचपन के सफरनामे के बारे में बताते रहे। 10 साल का था तब से ही संगीत और नृत्य से खासी दिलचस्पी थी। दादा ने बहुत कुछ सिखाया। उन्हें बचपन से नृत्य करते देखा। संगीत और नृत्य के साथ वो पेंटिंग में भी पारंगत थे। कला और संस्कृति की अद्भुत समझ थी उनमें। बनारस की संगीत परंपरा तो शुरू से ही बेमिसाल रही है। घर पर बड़े बड़े संगीतज्ञों का आना जाना था। उस्ताद अलाउद्दीन खां, जिसे हम बाबा कहते थे, उन्होंने ही मुझे शास्त्रीय संगीत सिखाया। विदेशों में घूमते और उदय शंकर के साथ के अपने अनुभवों को बताते हुए पंडित जी ने यह भी बताया कि कैसे उन्हें ऐशो आराम और 5 स्टार संस्कृति की लत लग गई थी। आदतें खराब हो गई थीं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्हें भारत लौटना पड़ा और फिर उन्होंने तय किया कि बनारस में रहकर अपने गुरु उस्ताद अलाउद्दीन खां से संगीत सीखना है। उन्होंने इसकी पूरी कहानी बताई। कहा, इतने साल की अपनी लाइफ स्टाइल बदलने के लिए मैं खाट पर सोता, मच्छर और कीड़े मकोड़े काटते, वहाँ सांप बिच्छू होते, डर भी बहुत लगता, लेकिन मेरे भीतर का जुनून था, इसलिए मैं करीब 6 महीने तक इतनी मुश्किल स्थिति में भी रहकर उनसे संगीत सीखता रहा। बाबा ने मुझे सामान्य तरीके से रहना सिखाया और मेरे वेस्टर्न रहन सहन को बदलने में उनकी अहम भूमिका रही। उन्होंने मुझे संगीत की बारीकियां सिखाई। पहली बार गत सिखाया, सुरबहार बजाना सिखाया, फिर शास्त्रीय रागों को बारीकी से समझाया। 3 ताल से लेकर झाला तक मैंने उनसे सीखा। उनसे जो सबसे बड़ी चीज मैंने सीखी वो है ह्यूमैनिटी। पंडित रविशंकर ने 1945 में मुंबई में इप्टा के लिए भी परफॉर्म किया। ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म धरती के लाल में संगीत दिया। उसी दौरान उन्होंने इकबाल की मशहूर गजल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन बनाई। पंडित जी को इस बात से नफरत थी कि संगीत को राजा महाराजाओं या अमीरों की चीज क्यों माना जाता है। ये दरबारी मानसिकता और जबरदस्ती की वाह या संगीत को अय्याशी की तरह इस्तेमाल करना उन्हें कभी पसंद नहीं रहा। पंडित जी को युवाओं से खासा लगाव था। अपने संगीत केंद्रों के जरिए वो नए प्रयोग करते रहे। भारतीय शास्त्रीय संगीत को पश्चिमी संगीत से भी जोड़ा, जैज के साथ फ्यूजन किया और तमाम प्रयोग किए, जिसके लिए उन्हें आलोचनाएं भी सुननी पड़ी। निजी जीवन को लेकर भी उन्हें कई बार विवादों का सामना करना पड़ा, लेकिन संगीत और खासकर सितार उनकी जिंदगी थी। उनसे मिलकर, उन्हें सुनकर तमाम गलतफहमियां दूर हो जाती थीं और लगता था जैसे उन्होंने सितार की तरह आपके मन के तारों को भी झंकृत कर दिया हो। पंडित जी को उनके जन्मदिन पर डीबी लाइव परिवार की ओर से सादर नमन। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा।
कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।